नमस्ते दोस्तों। पंजाब एक ऐसा राज्य है जो कि हमारे देश की सीमा का राज्य है। बहुत इम्पोर्टेंट राज्य है। आए दिन वहाँ पर बहुत सारे घटनाक्रम घटते रहते हैं। कभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से वहाँ पर हथियार भेजने का प्रयास किया जा रहा है, तो कभी नशों का कारोबार वहाँ पर ऐसा बढ़ रहा है कि युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। कई हमने इसके ऊपर एपिसोड्स किए। बीते दिनों वहाँ पर गोलीकांड काफ़ी हुए, जिसमें एक नेता, हिंदू नेता, उनकी सरेआम हत्या कर दी गई। उससे पहले मूसावाला नामक एक गायक को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। उसमें जो भी आरोपी थे, जिन लोगों का नाम आया, वो सभी के तार कहीं ना कहीं विदेशों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के साथ जुड़े नज़र आए। हालांकि पुलिस और केंद्र सरकार के दावे हैं कि उन आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो आरोपी हैं वो कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में बैठकर वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें केंद्र सरकार को भी जो है अपनी पूरे के पूरे जितने भी उनका तंत्र है विदेशों में बैठा हुआ, उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। राज्य सरकार, राज्य पुलिस को तो राज्य के अलावा बाहर की जो अन्य पुलिस हैं उनका भी सहयोग लेना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें अचानक से जो है कुछ 2 सालों से पंजाब सुर्खियों में आना शुरू हो गया, क्योंकि पहले पंजाब आतंकवाद को लेकर काफ़ी सुर्खियों में था। आज एक ऐसी ही घटना दोबारा घटी है। दोबारा घटने वाली घटना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले पंजाब में जो वहाँ का खुफिया विभाग था, उनके हेडक्वार्टर पर आरपीजी से अटैक हुआ था, और अब एक और आरपीजी अटैक हुआ है, जिसमें कि तरन तारण के सरहली पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर यानी आरपीजी से दोबारा से अटैक हुआ है देर रात। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी। आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आहूजा जी, दोबारा से रॉकेट लॉन्चर यानी आरपीजी का अटैक हुआ है, क्योंकि पहले जो अटैक हुआ था उसके भी अभी तक रॉकेट लॉन्चर तो बरामद पुलिस नहीं कर पाई। पुलिस ने अलग अलग लोगों के नाम लिए, उसमें से एक जो खालिस्तानी आतंकवादी था, बीजेपी थे, जिन्हों कहा गया कि उसकी हत्या हो गई है या मृत्यु हो गई है पाकिस्तान में, लेकिन बाद में उसने जो है वीडियो जारी करके कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आती रही हैं, और अब दोबारा से वही रॉकेट लॉन्चर के द्वारा पुलिस के बिल्डिंग के ऊपर अटैक होना पंजाब के किन हालातों की ओर संकेत करता है? देखिए अमित जी, पंजाब के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। मैं तो कहूंगा कि गंभीर हालात की तरफ इशारा करता है, और कहा भी जाता है कि बीमारी को बढ़ने से पहले ही यदि उसका इलाज किया जाए तो वो अधिक बेहतर रहता है। यदि बीमारी बढ़ गई, कैंसर फैल गया, स्टेज 3 या स्टेज 4 का कैंसर हो गया, तो फिर बचने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। अपने को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पंजाब मेरे देश का एक ऐसा सीमांत राज्य है जिसकी सीमाएं एक ऐसे पड़ोसी देश के साथ लगती हैं जिसका जन्म ही केवल मेरे देश के प्रति नफरत के भाव के कारण हुआ। जब देश का विभाजन हुआ तो 2 धर्म थ्योरी दी गई, और उसी के ऊपर एक आबादियों का बहुत बड़ा हस्तांतरण होते हुए और विभाजन की विभीषिका के साथ मुझे स्वाधीनता मिली। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, लेकिन विषय है कि पंजाब में बढ़ता हुआ आतंकवाद और ये जो वर्तमान की एक घटना जो दूसरी तीसरी बार घट रही है, उस पर एक चिंतन करने का एक मौका हमें मिलता है। हम थोड़ा सा अभी फिलहाल के इतिहास में जाएं। किसान आंदोलन के समय भी प्रश्न आए कि किसान आंदोलन को खालिस्तानी ताकतों से समर्थन मिल रहा है। फिर उस किसान आंदोलन का जो एकदम चरम पहुंचा और 26 जनवरी को पूरी दिल्ली के ऊपर एक तरह से उन्होंने एक कब्जा सा कर लेने की एक इच्छा से ट्रैक्टर मार्च किया और लाल किले पर जाकर के झंडा फहरा दिया। फिर उस झंडा फहराने वाले को इनाम देने की बात हुई।
इन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं जरनैल सिंह भिंडरांवाले को अपना हीरो माना। फिर देखते हैं कि हत्याकांड हुए, सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड हुआ, अमृतसर में सुधीर सूरी का हत्याकांड हुआ, या हम देखते हैं कि मोहाली के राज्य चौकसी ब्यूरो में के मुख्यालय पर भी इसी प्रकार का बिल्कुल ऐसा ही एक आरपीजी अटैक होता है। कभी उनकी इन सभी आतंकवाद की घटनाओं का श्रेय लेने का प्रयास कोई एक गुरवंत सिंह पन्नू करते हैं, तो कभी कोई अन्य संगठन इसके लिए आगे आ जाता है, और कभी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो दुबई में रहता है वह वारिस पंजाब दे के नाम से एक संगठन बनाता है, जिसको पहले दीप सिद्धू ने बनाया था, वह आकर के एक यात्रा प्रारंभ कर देता है युवाओं के अंदर। शायद एक कहेंगे, वो तो कहते हैं कि हम तो जागृति यात्रा कर रहे हैं। किस चीज की जागृति? क्या खालिस्तान के समर्थन में एक माहौल बनाने की यात्रा प्रारंभ करना और पंजाब सरकार का उस यात्रा को निकलने देना, ये कुछ प्रश्न हैं जिन पर निश्चित रूप से इस समय चिंतन करने की आवश्यकता है। होशियारपुर से खालिस्तान के समर्थन में रैली निकलती है, अमृतसर में भिंडरांवाले के समर्थन में पोस्टर लगाए जाते हैं, यहां तक कि पंजाब ही नहीं, पंजाब के बाहर भी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके एक विशेष दिवस पर ये पोस्टर चिपकाने का काम होता है। हरियाणा के करनाल में आतंकवादी पकड़े जाते हैं। फिर समय आता है जब हमारी सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान से ड्रोन के द्वारा हथियार और नशे की सप्लाई को पकड़ना प्रारंभ करती है, और केंद्र सरकार उसके कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाते हुए कुछ अधिक करती है, तो यही पंजाब और पश्चिम बंगाल के राज्य, जो दोनों सीमांत राज्य हैं, इस पर कड़ी आपत्ति जता देते हैं। यहां एक बात मैं कहूं कि इस पूरे के पीछे यदि कोई ताकतें हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, तो एक तो मेरा वह पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो ना जाने कितने बरसों से अपने दो टुकड़े हो जाने के बाद वर्ष 1971 के युद्ध में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, तभी से इस तड़प को लेकर के अपने सीने के अंदर एक नफरत का भाव लेकर के काम कर रहा है कि किस प्रकार से कश्मीर और पंजाब के अंदर आतंकवाद के उस पुराने दौर को वापस लाया जाए। कश्मीर में धारा 370 और 35A को खत्म कर दिया जाता है तो आतंकवाद पर कुछ लगाम लग जाती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनका फोकस कश्मीर से यदि थोड़ा हटता है तो हट करके पंजाब की तरफ हो जाता है। अब वो पंजाब को अपना टारगेट बना रहे हैं। इसके लिए केवल राज्य सरकार पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, 1-1 नहीं होना पड़ेगा, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर के राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे पर 1+1=11 बन करके कार्यवाही करनी पड़ेगी, वरना डर लगता है। और याद आती है एक पुरानी बात, जब पंजाब में चुनावों से पूर्व कुमार विश्वास ने कुछ कहा था। अब भी मन यही कहता है कि हे ईश्वर, कुमार विश्वास की कही हुई वो बात सत्य ना हो और ऐसा कभी ना हो पाए। मेरे जो राष्ट्र के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वह अपने दायित्व को समझें और केंद्र और राज्य मिल करके इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर काम करे। आतंकवाद के इस फन को, इससे पहले कि वो भयावह हो जाए, उस पुराने दौर को हम याद करते हुए डरने लगे, उसे खत्म करे और कुचलने का काम करे। अमित जी, अभी तो ये आवश्यक है। जी बिल्कुल। मैं अपनी कुछ रिसर्च देख रहा था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तरन तारन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पिछले साल यानी 2019 में एक तरन तारन के अंदर पंडोरी गोला विलेज के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कुछ दो लोग जो हैं मारे भी गए थे। कहा जा रहा था कि उस ब्लास्ट के पीछे जो है विक्रमजीत सिंह नाम का एक व्यक्ति था, जिसे
अभी हाल ही में यानी कल 2 दिन पहले जो है एनआईए का दावा था कि एनआईए ने उसको ऑस्ट्रिया में जो है उसको लेके आने का प्रयास करी, क्योंकि वहां पर गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस था। तो 2 दिन पहले उसकी गिरफ्तारी वहां पर हुई थी। तरन तारन ब्लास्ट 2019 से वो जुड़ा हुआ व्यक्ति था, और इससे पहले वहां पर तरन तारन में हम देखते हैं कि ईसाई मिशनरियों के जो चर्च हैं वहां पर भी हमले करने का प्रयास किया गया था। वो भी कुछ ऐसे ही संगठन थे। उसके बाद 8 सितंबर को 3 लोग तरनतारन पुलिस ने पकड़े थे, जो कि हथियार और बारूद के साथ जुड़े होने का दावा, जिनका कहना था कि खालिस्तान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, और पंजाब पुलिस द्वारा उनको पकड़ा गया है। तो ये कोई घटनाएं बहुत पुरानी नहीं है। 8 सितंबर को 3 लोगों का पकड़ा जाना, 2 दिन पहले बिक्रमजीत सिंह का पकड़ा जाना, जो कि 2019 तरनतारन बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था, उसका पकड़ा जाना, और उसके बाद 2 दिन बाद ये पुलिस स्टेशन के ऊपर अचानक से एक खुलेआम, एक तरह से कहेंगे, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर कोई छोटी चीज़ नहीं होती। रॉकेट लॉन्चर एक बड़ा हथियार है, और उसको पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला करना, ये कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौती के तौर पर तो नहीं देखा जा सकता कि अब वहाँ के जो ये संगठन है, जो खालिस्तानी संगठन है, सीधी तरह से पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि आपने विक्रमजीत सिंह को पकड़ा है, तो लीजिए हम आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, जो आप कर सकते हैं कर सकते हैं। जी जी अमित जी, बिल्कुल निश्चित रूप से ये एक खुली चुनौती, और पंजाब पुलिस का मनोबल तोड़ने के प्रयास में ही इस प्रकार का एक हमला सीधा सीधा पुलिस चौकी पर ही कर दिया गया, और वो भी सीमांत जो जिला है जिसकी सीमाएं बिल्कुल पाकिस्तान से लगती हैं। इसका ये सिद्ध होता है कि एक तो शब्द मैं प्रयोग करूं, नार्को टेररिज्म, ड्रोन के माध्यम से नशे और हथियार की निरंतर हो रही पाकिस्तान से सप्लाई, इस पर बहुत अधिक ध्यान देने और चिंतन करने की आवश्यकता है। नशे की गिरफ्त में ला करके पंजाब के युवा वर्ग को, एक ऐसे राज्य के युवा वर्ग को जहां पर की प्रति व्यक्ति आय किसी समय में सर्वाधिक, मेरे देश की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय यदि कहीं थी तो वह पंजाब की थी, लेकिन आज क्या स्थिति बन चली है। पंजाब का हर व्यक्ति इस पंजाब राज्य को छोड़ करके कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया बाहर चले जाना चाहता है। यहां केवल वह बूढ़े बुजुर्ग रह गए हैं जो जा नहीं सकते या जाने में सक्षम नहीं है। अर्थात पंजाब को खाली कर देने की एक साजिश, ब्रेन ड्रेन चल रहा है, और वो ब्रेन को वहां ले जाकर के कनाडा में एक पनाहगाह बनाई जा रही है, जो खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम कनाडा की सरकार कर रही है। मैं एक बात तय रूप से बतला दूं, कनाडा की सरकार को एक बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, जिस भस्मासुर को वह हमारे लिए पनाह दे रहे हैं, हमारे विरुद्ध एक संरक्षण दे रहे हैं, वह भस्मासुर उनके ही विरुद्ध काम करेगा। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिसको वो पनाह दे रहे हैं, क्योंकि नंदा ओझा जी, जैसा कि मुझे याद है कि तरन तारन और अमृतसर का के आसपास का वो क्षेत्र है जहाँ पर जब पंजाब के अंदर इंसर्जेंसी यानी आतंकवाद फैला हुआ था, और लाखों लोगों को या तो पंजाब छोड़ना पड़ा या अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, उसमें तरन तारन और ये जो एरिया था, मंड का क्षेत्र हुआ करता था, अमृतसर का क्षेत्र हुआ करता था। कहा जाता था कि वहाँ पर रात को जो है पुलिस निकल नहीं पाती है पुलिस थानों से, ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने अलग अलग तरह से नए हथियारों का इस्तेमाल करके, व्हीकल्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये वास्तविक थी कि सूरज डूबने के बाद पंजाब के उन क्षेत्रों में निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन था। या तो वहाँ पर पुलिस का राज था, पुलिस के वो क्षेत्र थे जहाँ पर पुलिस थी या सीआरपीएफ थी, या फिर आतंकवादियों का राज था। और ये मंड और तरन तारन और अमृतसर का क्षेत्र ऐसा था कि जहाँ पर पूरी तरह से कब्जा इन खालिस्तानी आतंकवादियों का हुआ करता था, और किसी को भी अगवा कर लेना, किसी को भी मार देना एक आम बात थी। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। पुलिस ने हालांकि इस दौरान बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें अलग अलग तरह के आरोप भी लगे। ये सब कहानियाँ आज का जो युवा जब सुनता है कि
किस तरह से पुलिस ने उस आतंकवाद को ख़त्म किया। हालांकि पुलिस द्वारा जब आतंकवाद को ख़त्म किया कि एक फ़ोर्स का इस्तेमाल किया तो निर्दोष भी उसमें कई जो उसका शिकार बने हो सकते हैं या बने, इससे कोई हम कह नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस पे लेकर चलती आ रही हैं। तो ये जो कहानियाँ, जैसा कि अभी नरेंद्र ओझा जी आपने बताया कि विदेशों में जो खालिस्तान से जुड़ी हुई मूवमेंट्स हैं, वहाँ पर ये कहानियाँ उन युवाओं को सुनाई जाती हैं जो साल 98, 94, 95 के बाद पैदा हुए, क्योंकि उस समय आतंकवाद ख़त्म होना शुरू हो गया था, प्रेसिडेंट रूल ख़त्म हो गया था। बेअंत सिंह 95 में बेअंत सिंह जी की हत्या हुई 1995 में, उसके बाद आतंकवाद लगभग ख़त्म होता चला गया। तो वो युवा उसके बाद पैदा हुए, उस एरा के बाद पैदा हुए, तो उनको पता ही नहीं कि उस समय आतंकवाद क्या हुआ, लेकिन उनको ये कहानियाँ सुनाई जा रही हैं किस तरह से पुलिस ने उनके जो पूर्वज हैं उनके ऊपर अत्याचार किया, किस तरह से चीज़ें, गलत बातें उनके दिमाग में दी जा रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रही हैं, मॉनिटरी भी और फिजिकली भी, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जितने भी गैंगस्टर्स पंजाब के अंदर पैदा हुए वो सब के तार जो हैं कनाडा, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, अमेरिका, इस तरह से कई कंट्रीज से जुड़े हुए हैं। वहाँ पर उनके आका बैठ के यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में जितने भी लोग पहले हुआ करते थे जो खालिस्तान मूवमेंट से थे जुड़े हुए, वो भी, उनके भी नाम विदेशों से जुड़े हुए नज़र आते हैं कि कहीं ना कहीं वो उनकी यात्राएं हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें आज का जो युवा है उसके मन से किस तरह से ख़त्म की जाए, क्योंकि आज ऐसा माहौल बनता जा रहा है, दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, और कहीं ऐसा दोबारा ना हो कि पुलिस दोबारा से अपनी उन्हीं हदों में, उन्हीं पुलिस थानों में बंद होके रह जाए और आम आदमी को फिर दोबारा से बसों से, ट्रेनों से उतार उतार के सरेआम मारा जाए। ये अगर स्थिति दोबारा पैदा हो गई तो बहुत ही भयानक होगी, क्योंकि हम सब ने वो देखा है। आहूजा जी। जी, निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात को बिल्कुल समझ रहा हूँ और ये चिंता और वाजिब है, लेकिन इस चिंता के ऊपर चिंतन करना बहुत अधिक आवश्यक है। हमें उस युवा वर्ग को जो उस आतंकवाद के दौर के खात्मे के बाद जिन्होंने जन्म लिया, जिन्होंने उस आतंकवाद को देखा नहीं, जब आतंकवाद को नहीं देखा तो तय रूप से उन्हें नहीं पता कि उस समय कि कैसा काला और भयावह दौर था और लोग अपने घरों के अंदर कैद होने पर मजबूर हो गए थे और एक बहुत बड़ी आबादी को पंजाब से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा था। और पंजाब की समृद्धि, पंजाब जो सबसे अधिक विकसित राज्य मेरे देश का माना जाता था, तभी से खत्म हुई, तभी से बंद हुई, तभी से गिरना प्रारंभ हुआ। लेकिन जहां अब झूठी कहानियां और उस दौर को महिमा मंडित करने की कहानियां, उस दौर के उन लोगों को जिन्होंने खालिस्तान के आंदोलन को अपना समर्थन दिया हथियार से और अपनी तकरीरों से, तो निश्चित रूप से उस युवा वर्ग को सही बातें इतिहास के सही संदर्भ में, सही स्वरूप में बतलानी अत्यंत आवश्यक होती हैं, हो जाती हैं। और इसमें दायित्व केवल सरकार का ही नहीं है, इसमें दायित्व सभी सामाजिक संगठनों का, सभी धार्मिक संस्थाओं का, और आपस में विद्वेष ना फैल पाए इसके लिए धार्मिक संगठनों को एक साथ मिलकर के काम करना होगा। वरना तो उनकी तरफ से पूरा प्रयास है कि किस तरह से ये आपसी खींचतान बढ़े और समाज के अंदर एक, जिसको कहते हैं ना कि एक द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाए। जैसे पटियाला के काली माता मंदिर पर जो हमला किया गया था, वो किस लिए किया गया था? इसीलिए तो किया गया था। कहीं कहीं जब देखते हैं कि बेअदबी के मामले आते हैं तो भी वो इसी उद्देश्य से किए या करवाए जाते हैं ताकि सामाजिक तनाव बढ़े और उसका ये लोग लाभ उठा पाए। जी बिल्कुल। आहूजा जी, इसमें एक चीज़ और मेरे को लगता है कि जो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में फ़र्क नज़र आ रहा है। उस समय निरंकारी वर्सेस खालिस्तान हुआ और उसके बाद मान लिया गया कि निरंकारी और हिंदू जो हैं वो एक हैं, इनको बाहर निकाला जाए। अब जो स्थिति पैदा हो रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं डेरों की बात की जा रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं क्रिश्चियन मिशनरीज़ की बात की जा रही है। उसके अलावा
वहाँ पर जो अन्य हिंदू संगठन हैं, जैसा कि अभी एक हिंदू संगठन के नेता की हत्या की गई, तो ये 3-4 अलग-अलग मुद्दों को एक तरह से जोड़कर अलग-अलग फ्रंट्स पर जो है ये जो खालिस्तानी आंदोलन को भड़काने का काम किया जा रहा है। एक और बेअदबी की बात कर दी जाती है, जिसके अंदर ईसाई मिशनरीज़ और डेरों के से जुड़े लोग आते हैं। डेरों से जुड़े लोग डायरेक्टली उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। हिंदू संगठनों को ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर अपनी हिंदू विचारधारा को थोपना चाहते हैं। तो ऐसी 3 चीज़ों को लेकर, 4 चीज़ों को लेकर वहाँ पर अलग-अलग फ्रंट पर तो किस चीज़ को रोका जाए, ये बात सबसे बड़ी है कि पहले केवल निरंकारी और सिखों की लड़ाई शुरुआत हुई थी, लेकिन आज तो अलग-अलग फ्रंटों से फ्रंट खड़े हो गए हैं वहाँ पर। देखिए अमित जी, अपने को इतिहास नहीं भूलना चाहिए और एक बात को याद रखना चाहिए। हमने तो वो समय देखा है जब घर में कोई बच्चा नहीं होता था तो जाकर के लोग कहते थे कि अगर बेटा हो गया तो मैं उसे सिख बना दूंगा। और सिख भी दो तरह से कहा जाता था, एक केशधारी सिख, एक सहजधारी सिख। तो हमने तो उन परिवारों के अंदर देखा है कि दो भाई, दोनों में से एक जो पगड़ी बांधता है और एक बिना पगड़ी बांधे रहता है। तो वहां तो जब दो सगे भाई, एक हिंदू और एक सिख, एक साथ एक ही घर में एक ही पिता की औलाद रह रहे हैं, और सिखों को तो वॉरियर माना जाता था जो देश की रक्षा करने के लिए। अब रक्षक ही यदि भक्षक बनेगा किसी के बहकावे में आकर के, तो स्थितियां बहुत गंभीर होंगी। हमें हिंदू सिख एकता का वो भाईचारा एक सामाजिक सामंजस्य और सामाजिक समरसता के माध्यम से वापिस लाना होगा, और उन्हें ये बतलाना होगा कि उनके गुरुओं ने गुरु ग्रंथ साहब में हिंदू धर्म की समस्त मान्यताओं को चुन करके, पिरो करके उनके लिए एक आदेश के रूप में बतलाया है। गुरु ग्रंथ साहिब में आप देखते हैं कि कितनी बार वेद का नाम आया, कितनी बार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम आया, कितनी बार कृष्ण का नाम आया। तो जब हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं और पाते हैं कि ये तो हमारे ही बीच की बातें हैं, बीच की चीजें हैं जो निकल करके आई। और अंतिम गुरु ने जब, दशम गुरु ने जब खालसा की दीक्षा दी, तो जिन 5 को प्राण देने के लिए, जो अपना शीश देने के लिए आगे आए, उन 5 के नाम पढ़ लीजिए तो भी देखते हैं कि वो हिंदू ही तो थे। तो कैसे हम पानी में लठ मार करके पानी को पानी से अलग कैसे कर सकते हैं? हिंदू और सिख को अलग करने की सोच भी कैसे सकते हैं? बस इसी सोच को बदलने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जी। सोच को बदलने की ज़रूरत है, लेकिन अभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अपनी सोच बदलकर अलग-अलग एंगल से इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक पंजाब हमारे देश का राज्य है, जहाँ समृद्धि है, जहाँ पानी की कोई कमी नहीं, जहाँ फसलें लहराती हैं। पंजाब है, हरियाणा है, जो पूरे देश का अन्न सप्लाई करते हैं। उन राज्यों में अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो अस्थिरताएँ आती हैं, वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता हो या किसी भी तरह की अस्थिरता हो, वहाँ के लोगों में अस्थिरता हो, क्योंकि हमें याद है कि जब ये आतंकवाद का दौर था, उस समय जो लेबर अन्य राज्यों से आया करती थी, उसने भी आना बंद कर दिया। वो लेबर आनी ख़त्म हो गई, क्योंकि उनको भी बहुत जगह पर निशाना बनाया गया। तो उसके बाद हुआ क्या कि लोगों ने अपने जो ज़मीनें थी उनके लिए मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दिया, और आज देखिए वहाँ पर लेबर की कमी हो गई है, क्योंकि लेबर बाहर से आती नहीं। मशीनों का इस्तेमाल हुआ और लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। ये बात एक अच्छी बात भी है, गलत बात भी है, क्योंकि अगर हम देखें तो लेबर से उनका काम धंधा छूट गया, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। और आज फिर दोबारा से अगर इस तरह की स्थिति आती है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, इंडस्ट्री आज खड़ी हो चुकी है। लुधियाना में, अमृतसर में बहुत सारी इंडस्ट्री है, वो ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है वहाँ पे भी कुछ और नया चेंज आ जाए। तो ये एक ऐसा समय है जब सरकारों को ध्यान देना होगा कि कहीं आतंकवाद दोबारा से सिर ना उठा ले पंजाब के अंदर। आहूजा जी, आप हमारे साथ जुड़े, एक विस्तार से आज आपने चर्चा की हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद, आभार। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे पर। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।